हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एन मिश्रा यूनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का तीसरा भाग शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज फिर लॉकडाउन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के द्वारा 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अतः आप लोग जुड़े रहिए और हम आज से आप लोगों की कक्षाएं रेगुलर शुरू करेंगे। मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा भाग और समांगी उत्प्रेरण तक पढ़ाए थे और आज हम उसके आगे का भाग विषमांगी उत्प्रेरण शुरू कर रहे हैं। देखिए, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है, इस प्रकार के उत्प्रेरण अभिक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि देखिए, जो एरो है, एरो के जो इधर वाला पार्ट है यानी बाई तरफ का जो पार्ट है उसको अभिकारक कहते हैं और जो दाहिने वाला जो भाग होता है उसको उत्पाद वाला भाग कहते हैं और ऊपर जो मौजूद है उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। तो जो अभिकारक है, यहाँ पर अभिकारक की भौतिक अवस्था गैस है और इस अभिक्रिया में उपस्थित जो आयरन उत्प्रेरक है इसकी भौतिक अवस्था ठोस है। अर्थात यहाँ पर अभिकारक की भौतिक अवस्था गैस है और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था ठोस है, यानी दोनों की भौतिक अवस्था एक दूसरे से अलग अलग पाई जाती है। अतः इस प्रकार के रिएक्शन को या इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक। दूसरा, जब हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कराते हैं यानी वनस्पति तेल का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो वनस्पति घी बनता है। इस अभिक्रिया में जो वनस्पति तेल है वह द्रव है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और इस अभिक्रिया में उपस्थित जो उत्प्रेरक है निकिल, वह किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अर्थात इस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की भौतिक अवस्था से अलग भौतिक अवस्था किसकी उपलब्ध है, निकिल यानी उत्प्रेरक की, जिसकी अवस्था क्या है, यहाँ पे ठोस है। अर्थात अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं यहाँ पे अलग अलग है, अतः इसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरकों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरण, तीसरा है स्व उत्प्रेरण और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरण। फर्स्ट हम लोग देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरण क्या है। धनात्मक का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, जैसे कि वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संपर्क विधि से जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और इस अभिक्रिया में जो V2O5 मतलब वैनेडियम जो पेंटाऑक्साइड होता है वह एक धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो परस्पर क्रिया होती है, इस क्रिया की गति को बढ़ा देता है। यानी जो दो अभिकारक जो परस्पर मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया में जैसे ही वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम मिलाते हैं तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के मिलाते ही अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। और इस अभिक्रिया में उपस्थित अर्थात भाग लेने वाले उत्प्रेरक को हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जिंक सल्फेट, इसका भी हम लोग हाइड्रोजनीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में, कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में। तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा, यहां पर अभिक्रिया को तीव्र करेगा और जिंक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है ऋणात्मक उत्प्रेरक मतलब निगेटिव कैटालिसिस। निगेटिव कैटालिसिस होता क्या है कि वह रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया का वेग यानी दर कम हो जाता है, अतः उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस अभिक्रिया को
ऋणात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड यह अभिक्रिया हो रही है H3PO4 की उपस्थिति में। अगर H3PO4 की उपस्थिति न हो तो यह तुरंत ही अभिक्रिया करके H2O और O2 बनाएगा, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया के ह्रास होने की क्या होती है, संभावना होती है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नुकसान होने की संभावना होती है। लेकिन जैसे ही H3PO4 नामक ऋणात्मक उत्प्रेरक मिला देते हैं तो जो H2O2 का जो अभिक्रिया करने का दर होता है वह मंद हो जाता है। अर्थात एक निश्चित समय में अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब प्रोडक्ट जो यानी जो उत्पाद होता है वह सुगमतापूर्वक बन जाता है। ठीक है। अब तीसरा हमारा टॉपिक है स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों में से यदि कोई एक उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की क्षमता रखता है तो उस पदार्थ को या उस यौगिक को हम क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और यह परिघटना स्व उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहां पे एथिल एसीटेट है, यह एक रिवर्सिबल एक्शन है यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो एथिल एसीटेट का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराते ही हमारा क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल बनता है। और एथेनोइक अम्ल बनने के साथ जो अभिक्रिया का वेग होता है वह एथेनोइक अम्ल के द्वारा क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात इस अभिक्रिया में बना हुआ प्रोडक्ट स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को हम स्व उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। और लास्ट हमारा है टॉपिक प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित का मतलब क्या होता है, प्रेरणा लेना। जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, तो जो बुरा काम कर रहा है वो अच्छे आदमी से प्रेरणा लेगा और वो क्या बन जाएगा, वो भी अच्छा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, यानी जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को या इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पे सोडियम सल्फाइड है। सोडियम सल्फाइड या ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट सुगमतापूर्वक बना लेता है। परंतु दूसरा रिएक्शन हमारा है सोडियम अर्सेनाइड। क्या है यहाँ पे, सोडियम अर्सेनाइड। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई उत्पाद नहीं बनता है, अर्थात अभिक्रिया नहीं होती है। जब कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो एक जो सोडियम सल्फाइड अभिक्रिया कर रहा है और दूसरा सोडियम आर्सेनाइड अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो इन दोनों को साथ में मिला के रिएक्शन करा देंगे। यानी एक जो अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और एक अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो दोनों को परस्पर एक दूसरे के साथ मिला के ऑक्सीजन के साथ हम क्या करेंगे, अभिक्रिया करा देते हैं। और जैसे ही दोनों को एक साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं वह रिएक्शन सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट क्या बना हमारा, सोडियम सल्फेट बना और सोडियम आर्सेनेट बन जाता है। ठीक। और आज की कक्षाएं यहीं पे संपन्न की जाती है। धन्यवाद।